अच्छी रैंक के साथ, अच्छी पोस्ट के साथ बंदे का सिलेक्शन हुआ है। स्टडी कभी भी घंटों के हिसाब से नहीं करनी चाहिए हमें। उस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि सर सीएल एकेडमी का माहौल काफ़ी अच्छा है। तो ये है बेटा उमेश, जिसे नारनौल में बच्चे उमेश के नाम से भी नहीं जानते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे पास बहुत पहले पढ़ चुका है, बाकी टाइम सेल्फ स्टडी करता रहा। तो ये बच्चे जानते हैं AIR 296 के नाम से। इसके रैंक के नाम से इसको जाना जा रहा है, इसके नाम के नाम से नहीं जाना जा रहा। तो ये होता है बेटा अचीवमेंट। आज से 3 साल पहले बच्चा हमारे पास आया, लगभग 2019-20 के आसपास बच्चे ने ज्वाइनिंग की और आज इसका डबल AO में ज्वाइनिंग हो चुका है। डबल AO ही नहीं, रेलवे के अंदर सिलेक्शन हो चुका था, ज्वाइनिंग लेटर भी इसको मिल चुका था, पर वहां पर इसका एक्सटेंशन हुआ है 3 महीने का, जिससे कि ये CGL के अंदर सिलेक्शन ले पाए, CGL के अंदर ज्वाइनिंग ले पाए। क्योंकि आपको पता है सेंट्रल लेवल में अगर आपने ज्वाइनिंग किसी और जगह ले ली तो सेकंड जगह ज्वाइनिंग लेने में आपको दिक्कतें आती हैं, NOC बनवाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसमें दिक्कतें होती हैं। तो अच्छी पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो जो लोअर कैटेगरी है उसको आपको स्किप करना ही पड़ता है। बच्चे ने यही किया, रेलवे की जॉब उसने छोड़ दिया आती हुई, क्योंकि उसको पता है कि डबल AO में सिलेक्शन हो चुका है, बहुत अच्छी पोस्ट है। CGL के अंदर इंस्पेक्टर लेवल पे आपको पोस्टें मिलती है, आपको पता है क्या? इनकम टैक्स, CBI, कस्टम, सारी की सारी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट SSC CGL आपको प्रोवाइड कराता है। UPSC के बाद जो एग्जाम होता है देश में सिविल सर्विसेज में, वो आपका SSC का एग्जाम होता है। UPSC के बाद आप बनते हैं ऑफिसर और SSC के बाद आप बनते हैं CGL में इंस्पेक्टर, और उसमें भी जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है डबल AO। चाहे आप सैलरी के मामले में बात करें, चाहे आप पोस्ट के मामले में बात करें, वो बच्चे को पोस्ट मिली है डबल AO। तो आप समझे कि जब सिलेक्शन हुआ तो केवल सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक अच्छी रैंक के साथ, अच्छी पोस्ट के साथ बंदे का सिलेक्शन हुआ है, और आसपास 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग आ भी जाएगी। कहां आएगी देश में वो फिक्स नहीं है, और ज्वाइनिंग आनी फिक्स है। अवेश अभी आपको बताएगा बेटा किस तरीके से तैयारी की, और ये बातें अच्छे से समझ लेना। केवल फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता है। हर क्लास में बोलता हूं कि फॉर्म तो 50 लाख बच्चे भरते हैं, सिलेक्शन 5000 का क्यों हुआ? क्योंकि उन 5000 ने बाकी के 49 लाख लोगों से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा किया है, और वो एक्स्ट्रा अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन है, और वो एक्स्ट्रा अगर आपने नहीं किया, आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, सर हमें तो बहुत कुछ आता है। ओवर कॉन्फिडेंस का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। बच्चे का कॉन्फिडेंस देखना, आप लोग सिलेक्शन हो चुका है 2-2 जगह पर, 3-3 जगह पर, फिर भी एकेडमी आ रहा है। किस लिए एकेडमी आ रहा है नारनौल में? कि सर मैं चाहता हूं, बच्चे के विचार है कि मैं चाहता हूं कि सर जिन बच्चों के डाउट्स हैं, उनके डाउट्स अगर आपके पास टाइम कम हो पाता है तो उनको मैं हैंडल कर सकता हूं। मैं बच्चों का मैथ्स में डाउट्स बता सकता हूं, घर बैठ के मौज भी कर सकता है। क्या दिक्कत आ रही है? यारी दोस्ती निभा सकता है, फ्रेंड्स के साथ बाइक पे घूम सकता है, पर नहीं, एकेडमी आता है सुबह 10 बजे, शाम के 6 बजे तक एकेडमी रहता है। किस लिए? कि जिन बच्चों को अगर कोई नीड है उन बच्चों की मदद कर पाए। और बाकी बच्चों मैंने देखा है कि चपरासी बनने के बाद भी एटीट्यूड आ जाता है, नहीं समझते कुछ की कुछ भी, ना टीचर को समझते ना बच्चों को। बच्चा अभी भी सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी डाउन टू अर्थ है। बेटा लाइफ में भी ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन मिला तो आप टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को या अपने कलीग्स को भूल गए, या उनके सामने आपने एटीट्यूड शो किया। जिंदगी में एटीट्यूड कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ रहना। अभी उमेश आपको बताएगा किस तरीके से तैयारी की, इन चीजों को फॉलो कीजिएगा। बेटा उमेश पहले इनको यह बताओ कि किस तरीके से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए तैयारी करते समय। सर शुरुआत में सबसे पहले अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद में सर प्रीवियस ईयर सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स होती हैं सर, जैसे मैथ्स की, इंग्लिश की, उनसे क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। और मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो मॉक टेस्ट सर लगाने चाहिए। और उसमें सर एनालाइज करना चाहिए कि किस पोर्शन में हमारी कमी आ रही है, कौन से सेक्शन में हम लैग कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में गलती हो रही है। ये सारी चीज़ें सर हमें स्टडी के दौरान फॉलो करनी चाहिए सर। इससे जल्दी से जल्दी सर हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो सर मिलेगा हमें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली बच्चे ने, मॉक टेस्ट। काफी बच्चे क्या करते हैं, केवल नोट्स ही पढ़ते रहते हैं। उन बच्चों का फोकस रहता है कि सर हमें केवल पन्ने पलट करके नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए किसी भी एग्जाम के, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे SSC CGL हो, या XYZ आप डिफेंस के एग्जाम में जाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने भी काफी मॉक टेस्ट दिए थे, आपको बताएगा कि किस तरीके से हर महीने में 30-30, 40-40, 50-50 मॉक टेस्ट दिए जाते थे। डेली का उसने एक मॉक टेस्ट लगाया। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद हमारा क्या काम होता है? हमारा काम ये होता है कि डेली का कम से कम आपको एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे वो आप ऑनलाइन दें या जिस भी एकेडमी में पढ़ रहे हैं। अगर आप CL एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो CL के अंदर जो हर सैटरडे
हर संडे जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं आप उनको फेस करें। ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आपकी स्पीड का आपको पता नहीं लगेगा, आप क्या स्लिप मिस्टेक कर रहे हैं वो भी आपको पता नहीं लगेगा। काफी बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपने क्लासरूम में सोल्व कर लिया, मैंने आपको दिया, वहां तो आपका आंसर आ रहा है, पर मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या रहता है? प्रेशर। आप टाइम प्रेशर की वजह से उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए, और जितना ज्यादा टाइम प्रेशर बेटा आप मेन एग्जाम से पहले हैंडल कर लेंगे उतना ही आपको मेन एग्जाम में दिक्कतें कम आएंगी। ये बातें मेरी समझ में आ रही है क्या? तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग मॉक टेस्ट दें। उमेश बेटा एक बार सेल्फ स्टडी का इनको बताओ, कितने घंटे इनको स्टडी करनी चाहिए, किसी सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए जिससे कि सब्जेक्ट में वीकनेस कम हो जाए। ये सारा शेड्यूल एक बार बच्चों से डिस्कस करो। सर स्टडी कभी भी घंटों के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, हमें हमें टारगेट बना के स्टडी करनी चाहिए। जैसे मैथ्स और इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस में टॉपिक सेलेक्ट कर लेना चाहिए, वीकली टारगेट बनाने चाहिए और डेली टारगेट बनाने चाहिए, और उन टारगेट को अचीव करने के लिए चाहे 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, हमें स्टडी करनी चाहिए। और कोई अगर सब्जेक्ट वीक है, हमारा इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है, तो उसको हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए सर। जैसे जो नॉर्मल हम पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा उसमें एफर्ट डालने चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट इंप्रूव होगा और पेपर आसानी से हम। देखो बच्चे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि घंटे मायने नहीं रखते हैं, है ना। काफी बच्चे भी हमसे आके पूछते हैं सर हम कितने घंटे पढ़े जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए लगातार आप पढ़ते रहिए। हर एक बंदे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, आपके माइंड का लेवल अलग है, किसी और स्टूडेंट के माइंड का लेवल अलग है। एक तो आपस में कंपेरिजन करना बंद कर दो। कुछ बच्चों की दिक्कत ये होती है, डिप्रेस किस वजह से होते हैं कि मेरे दोस्त के 100 में से 80 नंबर आए, मेरे 60 नंबर आए। हो सकता है कि दोस्त ने आपसे ज्यादा पढ़ाई की हो सकता है कि आपके दोस्त का माइंड का लेवल आपसे अच्छा हो, पर ऐसा नहीं है कि आप 80 की जगह 90 नंबर नहीं ला सकते, उससे ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो एज अ कंपटीशन, पॉजिटिव चीज में अगर कंपटीशन है, पॉजिटिव वे में है, तो आप आगे बढ़ेंगे बेटा। और अगर नेगेटिव वे में आपने कंपटीशन को फेस किया ना, तो डिप्रेशन होने में 1 सेकंड लगती है। काफी बच्चे कोटा के अंदर एलन में तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं, या काफी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुसाइड होने में 1 दिन लगता है। और उसका रीजन ये रहता है कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें डिप्रेशन में नहीं आना है, अभी तो लाइफ हमने स्टार्ट की है बेटा, जीना तो बहुत बाकी है। अभी हमने अचीव ही किया, क्या है? कुछ भी अचीव नहीं किया। एक ही काम है हमारे पास, पढ़ना। पढ़ने के अलावा आपका कोई और मोटिव होना ही नहीं चाहिए। जो भी आपका एम है ना, उस एम को जहां भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपके पास टेबल है उसके ऊपर उसको चिपका ले, पेस्ट कर ले। ये हर बंदा आपको बोलता होगा। वो एम अगर डेली आपको दिखता रहेगा, तो अगर आप भटकेंगे या टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो एम आपको रियलाइज कराएगा कि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन अगर आपने वेस्ट किया मतलब 24 घंटे, बाकी लोगों से आप लोग पीछे हो चुके हो। तो नंबर ऑफ आवर्स मायने रखते हैं, नंबर ऑफ स्टडी मायने रखती है। जैसा कि बच्चे ने आपको क्या बताया, टारगेट सेट करें। उमेश भी टारगेट सेट करता था। जितने भी लड़के सिलेक्शन लिए 296 रैंक आई है, इसका मतलब 295 बच्चे से अभी भी आके हैं। तो बच्चों को मैंने बोला कि अगली बार अगर आप एसएससी देते हैं तो आपकी रैंक 2 डिजिट में आए, उस लेवल पे आप तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि डबल ए बन गया तो अब आराम से गद्दी पे बैठेगा, अभी भी तैयारी कर रहा है, अभी भी लाइब्रेरी में बैठ के 5-5, 6-6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी दिमाग में है कि सर कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी रही, जो बाकी बच्चे मुझसे अच्छी रैंक लेके आ पाए, उस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। अगर जहां आप सेटिस्फाई हुए वहीं आपकी ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है, तो टारगेट सेट करना स्टार्ट करें बेटा। डेली बेसिस पे अगर आप टारगेट सेट कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। डेली बेसिस पे नहीं कर पाते, आपके वीकली टारगेट सेट होने चाहिए कि मुझे इस वीक में मैथ्स में इतने चैप्टर के इतने क्वेश्चंस करने हैं, इंग्लिश में मुझे वोकैब में ये पढ़ना है, रीजनिंग में मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, जीके में मुझे इतना पोर्शन पढ़ना है। अगर वो 7 दिन का टारगेट है तो 7 दिन में टारगेट आपका अचीव होना चाहिए। आप मंथली टारगेट लेके ना चले। जितना बड़ा टारगेट लेंगे अचीव करने में दिक्कतें आएंगी, जितना छोटा टारगेट लेंगे अचीव करने में आसानी होगी। तो बिना टारगेट सेट किए, बिना प्लानिंग के आप चपरासी तक नहीं बन सकते। चपरासी बनना भी आज की डेट में बहुत टफ है। बच्चे जो एमबीए वाले हैं, बीटेक वाले हैं, अच्छी अच्छी ग्रेजुएशन वाले हैं, वो भी चपरासी की क्यू में लगे हुए हैं। तो सरकारी जॉब पाना कितना टफ है आपको समझ में आ चुका होगा। हर साल 10 लाख नए बच्चे पैदा होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इस साल अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, अगले साल 10 लाख बच्चे और खड़े हैं आपको टक्कर देने के लिए। तो एक एक साल निकलना मतलब बहुत भारी पड़ना। कुछ लोग इस अप्रोच के साथ तैयारी करते हैं, सर कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ अगले साल कर लेंगे। वो इस बात को इतनी आसानी से बोल देते हैं जिसे 1 साल की वैल्यू नहीं पता है। 1 साल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मान लो आप 1 साल में जॉब पे लग गए, 1 साल की सैलरी कितनी होगी? अगर आप 40,000 से भी स्टार्ट करते हैं, लगभग 5 लाख रुपए 1 साल की सैलरी हो चुकी है। तो एक तो आपका 1 साल का टाइम गया, और जो 5 लाख हमारे पास आ सकते थे हम गरीबों के पास, वो 5 लाख भी हमसे छिन गए, है ना। तो बेटा वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो सारी तरीके से आप 1 साल में बहुत पीछे आ जाएंगे। तो बच्चे की 2 इंपॉर्टेंट बातें,
नंबर ऑफ आवर्स मायने नहीं रखते हैं, नंबर ऑफ स्टडी मायने रखती है, और टारगेट सेट करना स्टार्ट करें। बिना प्लानिंग के अचीवमेंट नहीं होगा ना। अब बेटा इनको ये बताओ कि अगर आपको तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, तो किस तरीके से क्या क्या बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और इनको एक बार नोट्स की इंपॉर्टेंस समझाओ। मैंने काफी बच्चों को देखा है, नोट्स ऐसे लगते हैं खुद की राइटिंग खुद को समझ नहीं आएगी, 2 घंटे बाद हमसे आके पूछते हैं सर आपने क्या लिखाया, उस बात को समझने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है, फिर पता लगता है कि इस बच्चे ने गलत लिखा हुआ है। तो नोट्स ही मेंटेन नहीं है। आप में से कितने बच्चों को नोट्स मेंटेन है? हाथ उठाना ईमानदारी के साथ। नोट्स सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर बने हुए हैं। अब देखो रमन सर, ये हालत है बच्चों के नोट्स की। अगर बात की जा रही है तो नोट्स ही इनकी अभी तक प्रॉपर नहीं है। फॉर्म सबने भरा होगा दिल्ली पुलिस का, सीजल का फॉर्म सबने भरा है, सिलेक्शन सभी लोग चाह रहे हैं, एकेडमी में फीस सबने पे की है, और नोट्स की जब बारी आई तो मुश्किल से 5-7 बच्चों के नोट्स बने हुए हैं। तो आप खुद देख ले बेटा हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब अपना रास्ता ही सही नहीं है तो मंजिल हमें कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। गलत एड्रेस पे अगर आप जा रहे हो तो सही एड्रेस पे आप पहुंच ही नहीं सकते। तो आप तरीके पहले अप्लाई करें। तो बेटा उमेश एक बार नोट्स की आपको वैल्यू समझाइए, और आपने नोट्स कैसे तैयार किए इनको एक बार बताओ। सर नोट से पहले सर मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा। सर आपने अभी कहा डिप्रेशन के बारे में, तो सर इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि सर सीएल एकेडमी का माहौल काफ़ी अच्छा है। मैं जैसा कि सर ने बताया कि 2019 में मैंने ज्वाइन की थी एकेडमी, और 2021 लगभग 2 साल तक मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी। उस दौरान मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए, लेकिन उनमें से किसी का प्री भी नहीं निकला मेरा। तो इस दौरान सर ने काफ़ी गाइड किया, गुरदत्त सर थे, भारत सर थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, जिससे मैं कंटिन्यू रहा पढ़ाई में। और उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। नोट्स के बारे में और नोट्स तो देखिए काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं आपकी जो सिलेक्शन है, जो तैयारी है उसके अंदर। मैं शुरुआत में तो नोट्स मैं भी नहीं बनाता था, लेकिन फिर सर ने गाइड किया कि नोट्स बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने थोड़ा नोट्स बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद में मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट देखा कि जो क्वेश्चन पहले जैसे सर क्वेश्चन करवा देते थे, मेरे को लगता था कि ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन मेरे को नहीं आता था कि कैसे करना है। तो वो नोट्स के थ्रू इम्प्रूव हुआ। मैंने नोट्स बनाए, उसके बाद में दिमाग में चीज़ें क्लिक होने लगी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस टाइप से करना है। और नोट्स बनाओ तो उन्हें मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे बनाओ, लाल काले और ब्लू पेन सब कुछ लगा के एकदम अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि रिवीजन करने के टाइम पे आपका मन भी होना चाहिए उनको पढ़ने का। अगर आप ब्लैक कॉपी में बनाओगे और राइटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए जो नोट्स हो एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए, ताकि रिवीजन करने में आपको कम से कम टाइम लगे और जल्दी से जल्दी चीज़ें दिमाग में क्लिक हो। बेटा नोट्स की अहमियत आपको समझ में आ चुकी है क्या? तो जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया, नोट्स बनाना प्रॉपर हर सब्जेक्ट में स्टार्ट करें। केवल मैथ्स की बात नहीं चल रही है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जितने भी टीचर्स आप लोगों को पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, तो नोट्स आपके प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए हर एग्जाम के लिए। बात है आगे समझ। मॉक टेस्ट की आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ चुकी है, नोट्स आप लोग समझ चुके हैं, नोट्स कैसे मेंटेन करने हैं। रेगुलरिटी, एक बात मैं और पॉइंट नोट करना चाहूंगा, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप में से काफी चेहरे में ऐसे देख पाता हूं कि जब मैं नेक्स्ट वीक आता हूं तो मुझे लगभग 6-7 दिन के एब्सेंसी के बाद वो बच्चा मिलता है। यानी कि आप लोग कभी 2 दिन आते हैं, कभी 3 दिन नहीं आते हैं, 1 दिन आएंगे, फिर 2 दिन का गैप, फिर 2 दिन आगे, फिर 3 दिन का गैप। यानी आप एकेडमी पता कब आते हैं? जब घर पे कोई काम ना हो। काफी बच्चे एकेडमी तब आते हैं जब घर पे कोई काम ही ना हो। घर वाले कोई काम बता रहे हैं तो पहले काम को इंपॉर्टेंस देना है। कचहरी में काम करना है, कचहरी में काम करने जा रहे हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट्स बनवाने तो डॉक्यूमेंट्स का काम भी उन्हें एकेडमी के टाइम पीरियड में ही करना है। तो एकेडमी का टाइम पीरियड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 घंटे की क्लास छोड़ने का मतलब है कि 3 से 4 लेक्चर आप लोगों ने छोड़ दिए, तो हर सब्जेक्ट में 1 घंटे में जो पढ़ाया गया है उसको रिकवर आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम लोग सर जब मर्जी हुए तब आए, जब मर्जी हुए नहीं आए, तो नोट्स तो आपके मेंटेन होंगे ही नहीं। और नोट्स नहीं बनेंगे तो फिर सिलेक्शन में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं आपको बता देगी। आप में से कोई भी स्टूडेंट उमेश से कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर के कि भैया किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, बेटा ने तैयारी का तरीका आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है कि सर हम लोग उस तरीके से तैयारी करते हैं पर हमें सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है, हमें उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है जितना आउटपुट आना चाहिए, तो आपके मेथड में अगर हमें कुछ कमी लगेगी तो बिल्कुल आपको गाइड किया जाएगा। आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या उमेश से? लो बेटा। मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं? एक ही तरीका है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और टाइम लगा के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसके लिए आप या तो फोन में टाइम लगा के बुक से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज मॉक दे सकते हैं, चैप्टर वाइज मॉक दे सकते हैं।
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहाँ से लेनी चाहिए बता दीजिए। टेक्स्ट बुक है, ओनली बोर्ड है, किसी का भी आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा है, उसके ऊपर आपको सभी के मॉक मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर दे सकते हैं। और कोई बेटा कोई जानकारी चाह रहा हो? आप ऐसे एसएससी की बाकी में तैयारी कौन कौन कर रहा है? एसएससी सीजीएल का जिसका एम है, अभी नहीं तो बाद में होगा, तैयारी कौन कर रहा है? इतने लोग एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप में से कितने लोग सीजीएल की फुल फॉर्म जानते हैं? सीजीएल की फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं? वो लोग हाथ उठाओ। क्या होती है बेटा? नहीं पता। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग दे सकते हैं ना। जब भी आप तैयारी करने जाए ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल है, किन किन एग्जाम्स में आप उतर सकते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। काफी बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता है कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस एग्जाम की उन्हें तैयारी करनी चाहिए। काफी लोग 12th पास होकर के एकेडमी में एडमिशन तो ले लेते हैं, पर उनका ये एम ही डिसाइड नहीं हो पाता साल 2 साल तक कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप टीचर, जहां पर भी आपने एडमिशन लिया है, आप टीचर से आके सजेशन लें कि सर हम लोगों ने 12th पास किया है, इस सब्जेक्ट से किया है, या हम लोग फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, या हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो सर ऐसे कौन कौन से एग्जाम है जो हम लोग फेस कर सकते हैं। तो हर टीचर जो पढ़ा रहा है वो ये बातें जानता है, वो सभी लोग आपको गाइड करेंगे। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। तो एसएससी भी काफी साल में ऐसे एग्जाम लेती है जिनके थ्रू आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं। सीजीएल ही एकमात्र एग्जाम नहीं है, इसके अलावा सीएचएसएल होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। एसएससी सीएचएसएल किस एग्जाम, किस क्लास के बाद दे सकते हैं आप लोग? 12th पास। तो अगर आप 12th में पास हैं तो सीएचएसएल के लिए एलिजिबल है, 18+ तो आप होने चाहिए। इसके अलावा एसएससी एमटीएस का एग्जाम होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी कम है, केवल 10th पास वाला बच्चा भी एसएससी एमटीएस दे सकता है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी कौन लेगा आपका? दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी एसएससी लेगा, तो एसएससी लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे, आधी अधूरी तैयारी के साथ वैसे उतरेंगे। कंपटीशन एक तो वैसे ही टफ है, बाकी बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और हमें अभी ये भी नहीं पता कि तैयारी करनी कैसे है। तो सोचो बेटा, सिलेक्शन में तो फिर जमीन आसमान का अंतर है, बहुत दिक्कतें आएंगी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम उमेश? और कोई बच्चा उमेश से जानना चाहता है? लो बेटा। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में उमेश बताएगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपका अगर कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, जैसे इंग्लिश ज़्यादा वीक है, तो इंग्लिश को आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। बाकी जैसे मैथ्स को 3 घंटे, इतना तो नॉर्मल टाइम देना ही चाहिए मैथ्स को। और कोई सब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर वीक है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। किसी का मैथ वीक होता है, किसी का इंग्लिश वीक होता है, किसी का जीएस वीक होता है, तो उस हिसाब से जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा टाइम देकर स्टडी करना चाहिए। ठीक है बेटा, और कुछ? अब आगे से तैयारी तरीके से करेंगे नहीं करेंगे? पुष्पिंदर पूछना, कुछ पूछ ले। हो गया क्वेश्चन पक्का? इंग्लिश का हो गया। चलो बेटा, आप में से अगर कोई अलग से पूछना चाहे कि कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, बुक्स का नाम भी उमेश आपको बता देगा। और बेटा यूट्यूब पर भी हम लोग क्लासेस लेते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं यूट्यूब पर चैनल है सीएल एकेडमी का? जानते हैं ना? जब भी आपको बेटा टाइम मिलता है, आप रीजनिंग, मैथ, जीके, इन सब की क्लासेस लेते रहें। फोन अगर आप उठा रहे हैं ना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फोन भी अगर उठे तो यूट्यूब या ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, बाकी किसी और चीज में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। सर, अभी जैसा सर ने कहा कि सोशल मीडिया के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब आप थोड़ा कम यूज़ करें जब पेपर आ जाए, या फिर अनइंस्टॉल कर दे। मेरे हिसाब से तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम है, और व्हाट्सअप का जो नोटिफिकेशन उसे बंद कर दे ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो पढ़ाई के अंदर। मैं तो अनइंस्टॉल करके रखता था क्योंकि स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। और डिसाइड जैसे आपको करना है कि आपको कम टाइम में एग्ज़ाम निकालना है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए आपको। क्या बेटा उमेश अपनी स्ट्रेटजी बता। उमेश अभी तक स्ट्रेटजी तो बता रहे अपनी, किस तरीके से। बेटा उमेश, एक बात मेरे को आपसे पूछनी है, जो बात मैं पूछना चाह रहा था बहुत टाइम से। आप बचपन से ही इंटेलिजेंट थे या बाद में कोई ऐसा धक्का लगा आपके जीवन में कि आपको पढ़ने पे मजबूर कर दिया? इसके बारे में बच्चे जानना चाह रहे हैं, उमेश की लाइफ स्टाइल के बारे में ना। उमेश बताएगा जो वाक्यांश उमेश ने मेरे साथ डिस्कस किया कि सर ऐसा क्या लाइफ में हुआ कि उसने उमेश को पढ़ने पे मजबूर किया। वरना उमेश पहले ऐसा नहीं था। उमेश पहले एक बहुत एक सिंपल लड़का था, अभी भी सिंपल ही है। ड्रेसिंग सेंस आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है भाई बंदे के अंदर। बंदे की सबसे बड़ी निशानी यही है कि बंदे के अंदर 1% भी एटीट्यूड नहीं है।
अभी भी टीचर्स का उतना ही सम्मान करता है जितना सिलेक्शन से पहले करता था ना। उमेश बताएगा अपनी लाइफ के बारे में कि ऐसी कौन सी क्लास में क्या इंसिडेंट हुआ कि बच्चों को पढ़ने मजबूर किया। उमेश अपनी लाइफ के बारे में बताओ। सर जैसे कि लाइफ में अगर चेंज आता है तो एक पल ही काफ़ी रहता है उसके चेंज आपको महसूस होने के लिए कि दिस इज़ द पॉइंट। और ऐसा ही एक मेरे साथ सर 8th क्लास में हुआ था। 8th क्लास से सर पहले मैं जैसे क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है तो मैं लास्ट 5 के अंदर रहता था, मतलब काफ़ी डफर था आप मान सकते हैं। और अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना। मैं शुरू में काफ़ी वीक था स्टडीज़ में, अदर एक्टिविटीज़ में भी। तो 8th क्लास में एक वाक़या ऐसा हुआ कि सर ने कुछ याद करने के लिए दिया था। सोशल साइंस एक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर, तो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, मतलब 1 पेज का लगभग आप ऐसे कह सकते हैं। और पूरी क्लास में कोई भी याद करके नहीं आया था, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत याद करके आया था टूटा फूटा। तो जैसे ही मैं याद करके आया था तो मैंने सुना दिया सर को, और सर काफ़ी खुश हुए मेरे से, क्योंकि मैं कभी सुनाता नहीं था, कभी क्वेश्चन कभी पढ़ के नहीं आता था। तो सर ने मेरे को बिठा दिया और पूरी क्लास खड़ी थी। तो ये मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। तो एक मोमेंट था वो जो जिसने मतलब चेंज कर दिया। और उसके बाद में मैं लास्ट 5 से टॉप 5 में आने लगा, टॉप भी किया मैंने क्लास 10th के अंदर। तो ऐसे एक मोमेंट था सर वो। थोड़ा देखो, एक मूवमेंट ने उमेश को डबल ए बना दिया ना। अगर ये पैराग्राफ उस दिन याद करके नहीं जाता, हो सकता है आज भी उमेश किसी न किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा होता। अच्छा, आपके माइंड में कब आएगा कि आपको एसएससी सीजीएल तैयारी करनी है या दिल्ली पुलिस करना है, कोई और एग्जाम तैयारी करनी है, क्रैक करना है? उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। हर स्टूडेंट को बेटा अपना अपना लेवल पता है नहीं पता? हर स्टूडेंट को पता है कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या वो कर सकता है लाइफ के अंदर ना। तो कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बाहर करने का काम भी कोशिश ना करें हम लोग। अपनी कैपेसिटी के अंदर जो आपको लगता है कि जितनी आपकी लर्निंग एबिलिटी है उसके हिसाब से आप एग्जाम एक बार चूज करें। जब उस एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम पर फेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में टारगेट कभी भी इतना ऊंचा नहीं बनाना चाहिए कि आपको बार बार फेलियर मिले। बातें समझ में आ रही है क्या? और कोई क्वेश्चन हो इसके साथ? ठीक है बेटा, तो आगे बातें समझ आओ। ये जो सेशन हुआ है ना, इस सेशन के बाद भी अगर आपने लाइफ स्टाइल चेंज नहीं की या पढ़ने का आपका नजरिया चेंज नहीं हुआ तो कभी जीवन में नहीं हो सकता बेटा। साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने है, 3 साल की मेहनत आपके सामने है और पढ़ाई करने का तरीका भी आपको बता दिया गया है। स्पेशली आपको कभी भी उमेश से बात करनी हो, मैं उमेश का व्हाट्सअप नंबर आपको सेंड कर दूंगा। वैसे उमेश ने ना जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद जब फेसबुक खोली तो बच्चों को पता लग चुका था उमेश का सिलेक्शन हुआ है। तो लगभग पता नहीं कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट थी और किस किस की थी, ये तो उमेश ही जानता है ना। तो ऐसा होता है बेटा, अचीवमेंट के बाद लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं। जब तक आप अचीवमेंट नहीं ले पाते तब तक कोई भी आपको इतना तवज्जो नहीं देगा। और सक्सेस मिलने के बाद तो सोसाइटी का रूल ही है, जिस दिन आप लोग सफल हुए, जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी, चमत्कार को नमस्कार मिलता है बेटा। तो सिलेक्शन लें, सोसाइटी में अपना नाम करें, पेरेंट्स की इज्जत बढ़ाए और हमें भी प्राउड फील कराएं। थैंक यू सो मच।